आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम जो है आप सभी लोगों को हिंदी के प्रैक्टिस सेट 1 को कराने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के आपके एग्जाम के पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, ठीक उसी प्रकार के पैटर्न यहाँ पर जो है अरेंज किए गए हैं, ताकि आप सभी लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी अभी हम जो है केवल 15 प्रश्न अभी हम देखने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में होने वाला है, उसमें आप सभी लोगों का हिंदी में केवल आपके जो है 15 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और 15 में आप कैसे जो है 12 प्लस स्कोर करेंगे, वह सारे तरीका मैं आपको बताऊंगा। अभी हम जो प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं वो आपका 2023 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और सेम वही पैटर्न है। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, क्लास स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ गए। और अब हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि जो यह आपका बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए आज हम लोग जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट 1 को देखने वाले हैं। यानी कि यह जो है हमारा सेट नंबर क्या है, 1 है। और आज हम जो है इसमें टोटल जो है क्वेश्चन 15 देखेंगे, जो कि आपका एग्जाम बेसिस पर पूछे जाते हैं, जिसमें आपका पैसेज भी होगा, ग्रामर भी होंगे, सभी चीजें होंगी। समझ गए। और यह जो प्रश्न मैं अभी आपको कराने वाला हूं, यह प्रश्न आपके जो है 2023 एग्जाम में पूछा गया हुआ है। सीबीटी जो आपका बीएड होता है ऑफलाइन, उसमें पूछा गया है। समझ गए। क्लियर है। अब हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें आपका हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट रहते हैं, तो हिंदी को कैसे सॉल्व कीजिएगा यह समझ लीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि निर्देशन प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्नलिखित अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़े एवं सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पर जो आपका प्रश्न दिया गया है, इसको ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है और इसके बाद आपको 4 या 5 प्रश्न मिलते हैं इससे रिलेटेड, उसको करना है। यानी कि यह जो आपका प्रश्न है यह आपका पैसेज से रिलेटेड है, यानी कि इस पैसेज को आपको पढ़ना है और पैसेज को पढ़कर आपको जो है इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ये पैसेज आखिर दिया क्या है। इसको बनाने के 2 तरीके होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। पहला यह होता है कि आप जो है पैसेज को पढ़कर आंसर ढूंढिए, या दूसरा होता है कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़िए फिर आप जो है पैसेज को पढ़िए। यह आपके ऊपर है। बाकी मैं आपको पैसेज पढ़कर सुना देता हूं। देखिए, साहित्य तो एक जो है सावित्रिक जीवन है, जो कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। समझ गए। जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भाव भूमि है। यानी कि जहां पर व्यक्ति के स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, वो उच्च साहित्य की भाव भूमि है। वहां अपरिग्रह साम्राज्य है, फोटो नहीं छापे जाते, वहां वाणी मौन रहती है, गाथा गाने के सुख नहीं मानती। उन उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं, पर आज के दिन हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ना, मतलब पाखंड जो है बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने का परिपाटी नहीं रहती। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर जो है हिंदी को लेकर बताया गया है और उसी को जो है भाव भूमि के साथ यहाँ पर व्यक्त किया गया। तो ये आप जो है पढ़ना है, आपको इसको समझना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पढ़कर आप कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा। आपको ये पैसेज को पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट आपको जो है क्वेश्चन के ऊपर चलना है। अब यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। तो ये जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि साहित्य को क्या माना गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कठिन साधन और तपस्या, लेखन का महान यज्ञ, कठिन तपस्या और महान यज्ञ, लेखन तपस्या और कठिन साधन। तो अभी हमें देखना है कि साहित्य को क्या माना गया है। तो हम चलेंगे ऊपर, हम चलेंगे यहाँ पर ऊपर और यहाँ पर देखेंगे साहित्य तो एक साहित्यिक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझाना चाहिए। यानी कि उसे क्या समझा गया है, देखिए कठिन तपस्या। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपका साहित्य है उसको कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। तो पहला का आंसर आपको मिल गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो ये आपका पहला प्रश्न, तो कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 मिनट,
मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं, तो इसका जो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कठिन तपस्या और महान यज्ञ, ये हो जाएगा। समझ गए, कठिन तपस्या और महान यज्ञ। क्लियर हुआ? ये पहला प्रश्न आपका क्लियर हुआ ना कि साहित्य को क्या माना गया है, तो कठिन तपस्या और महान यज्ञ। क्लियर है? अब हम जो है दूसरे प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर लूं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये बोला है कि उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? यहां पर पहला ऑप्शन दिखेगा, जहां व्यक्ति स्वतंत्र विषय नहीं जुड़ सकता, जहां लेखक के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता नहीं रहती, जहां व्यक्ति को लिखने की स्वतंत्रता नहीं रहती, जहां व्यक्तित्वों के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाता। देखिए अभी आपने पढ़ा है ना, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जहां जो है व्यक्तित्वों के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाता। अब इसका आंसर ढूंढना है, तो चलिए मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा इसका आंसर यहां पर आपको मिला था। यह प्रश्न आपसे पूछा था कि उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है, तो यहां पर आपने देखा था कि उच्च साहित्य की जो भावभूमि है, देखिएगा उच्च साहित्य की जो भावभूमि है वो क्या है, तो वह है कि जहां व्यक्ति को व्यक्तित्वों का कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाता। देखिए यहां से आपका यहां तक मिल गया, जहां व्यक्ति के व्यक्तित्वों का कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाता। तो कितनी मतलब महत्वपूर्ण है, देख रहे हैं, सारे लाइन बाय लाइन अगर पढ़ते हैं ना तो आपका सारा उत्तर मिल जाएगा। तो क्लियर है, दूसरा प्रश्न भी आपका क्लियर हुआ, पहला प्रश्न तो क्लियर हो गया, दूसरा प्रश्न भी आपका आंसर डी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न यहाँ पर बोला गया है, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। तो ये आपने ऊपर देखा है कि उच्च स्तर के जो क्रियाकलाप होते हैं वो जो होते हैं आपके आत्म प्रेरणा से होते हैं। किससे होते हैं? आत्म प्रेरणा से होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब बोलिएगा सर कहां दिखा है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। उच्च स्तर के जो क्रियाकलाप होते हैं वो किससे होते हैं, तो आत्म अभिप्रेरणा से होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था, जैसे कि देखा था आपने कि उच्च स्तर के जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म अभिप्रेरणा से होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आत्म अभिप्रेरणा, उच्च स्तर के जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म अभिप्रेरणा से होते हैं। तो इसका आंसर क्लियर हो गया। चलिए आप बेहतर तरीके से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है। तो यहाँ पर जो है किस देश में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतवर्ष में। यानी कि भारतवर्ष में जो है आपको आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है। इसको देखिएगा, आपको वहां पर ध्यानपूर्वक मिल जाएगा। अगला यहाँ पर आपका है कि हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है। तो ऊपर अभी देखा है कि हिंदी में जो है पाखंड किसको बोला गया है, तो आत्मकथा को बोला गया है पाखंड। किसको बोला गया है? आत्मकथा को। देखिएगा, चलिए मैं इसको दिखा भी देता हूं कि हिंदी में जो है किस विधा को पाखंड बोला गया है। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखे हैं, यहाँ पर आपने ध्यानपूर्वक देखा है कि हमारे देश में, देखिए हमारे देश में आत्मकथा को लिखने की परिपाटी नहीं है। और यहाँ पर बोला गया है कि आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। देखिए आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। तो ये दोनों का आंसर आपको मिल गया, ये दोनों का आंसर आपको यहां से मिल गया। समझ गए? किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है, तो वो हमारा देश है भारतवर्ष में। समझ गए? अगला ये था कि हिंदी में किस विधा का पाखंड कहा गया है, तो वह जो है आत्मकथा को कहा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बताइए क्लियर है ना? तो यह जो आपका 4 या 5 प्रश्न होते हैं, आपके पैसेज से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका पैसेज होता है इससे आपके जो है 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही आपके जो है मतलब आसान होते हैं। समझ गए? आसान इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप लाइन बाय लाइन आपको जो है पैसेज को पढ़िएगा तो सारा उत्तर जो है आपके इसी में मिल जाएगा। समझ गए? यहां तक क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करेंगे। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। ये 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर देखिएगा द्वैग का अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पर बोला गया है द्वैग, द्वैग का अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है ज्योतिषी, आहार, सृष्टा और देवता। तो द्वैग का मतलब देवता नहीं होता, ये गलती से भी आप नहीं लगाइएगा, ये गलती हो जाएगा। द्वैग का मतलब होता है ज्योतिषी। समझ गए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अब यहाँ पर आपको देखना है, वर्तनी से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछेगा। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखा है आधीन, यहाँ पर लिखा है व्यवहारिक, और यहाँ पर लिखा है मिष्ठान, और यहाँ पर आपका लिखा है अत्यधिक। समझ गए? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर आधीन नहीं होता है, ये आपका गलत है।
यहां पर देखिएगा व्यवहारिक, व्यवहारिक, तो ये व्यवहारिक कैसे लिखा था, व्यवहारिक, समझ गए। यहां पर आपका व्यवहारिक भी जो है शायद यहां पर आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, और मिष्ठान यहां पर आपका सही है, और यहां पर आपका अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक सही है, अत्यधिक भी सही है। तो कहने का मतलब है कि इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा, उसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। यहां पर जो है क्या हुआ है कि सही लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर कुछ गलती हुआ, यहां पर न था, समझ गए। मिष्ठान ऐसे लिखाता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है मिष्ठान, तो ये आपका सही है, ये आपका क्या है, सही है, लेकिन यहां पर जो है गलती लिखा गया, यहां पर आपका जो है गलती लिखा गया है, ये सही लिखा गया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा, समझ गए। व्यवहारिक भी जो है यहां पर आपका गलत है, क्योंकि व्यवहारिक में ये होता है व्यवहारिक, समझ गए, यहां पर आपका व्यवहारिक ये होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही था लेकिन इसको गलत कर लीजिएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अत्यधिक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो समझते हैं यहां पर। अब देखिएगा अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करेंगे, अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका देखिए क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि किस रस को रस राज कहा जाता है, यानी कि रस आपने पढ़ा होगा, रस अलंकार से आपके प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं बीएड के। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रस में जो है कौन सा रस को जो है रस राज कहते हैं, रस राज कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा पहला ऑप्शन है श्रृंगार रस, हास्य रस, उत्साह रस, वीर रस। तो देखिएगा श्रृंगार रस कहने का मतलब होता है कि जहां पर जो है मतलब कि श्रृंगार यानी कि जिस तरह खूबसूरती होता है उसी तरह का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये, श्रृंगार रस को ही रस राज कहा जाता है। हास्य रस क्या होता है, जहां पर हंसने की विधा होती है। उत्साह क्या होता है, जहां पर खुशी की विधा होती है। वीर कहाँ होता है, जहां पर जो है वीर का मतलब होता है जो जोश में होते हैं, लड़ाई करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, वो होते हैं, समझ गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये, यानी कि किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बोल रहा है तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या होता है, बताइए। यह आपका जो है लोकोकृतिया से मुहावरे से आपका प्रश्न है कि तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, लापरवाही से नुकसान होना, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना, रुख पहचानना। तो देखिए तेल देखो तेल की धार देखो, तो यह जो आपका मुहावरा है इसका सही उत्तर होता है, यानी कि जो इसका सही अर्थ होता है काम करते समय उसकी पहचान करना, काम करते समय उसकी पहचान करना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। अगला यहाँ पर आपका 10 नंबर प्रश्न है, मुख्य का विलोम क्या होगा, बताइएगा। यहाँ बच्चे गलती करेंगे, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका है विमुख, और यहाँ पर है प्रतिमुख, और यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, प्रतिमुख है, यहाँ पर आपका गौण है, और यहाँ पर आपका सामान्य है। तो देखिएगा यहाँ पर मुख्य लिखा है, अगर ये वाला मुख्य लिखा रहता, समझ गए, अगर ये वाला मुख्य लिखा रहता तो इसका जो हो जाता, इसका जो विलोम हो जाता, इसका विमुख हो जाता, इसका क्या हो जाता, विमुख हो जाता। लेकिन यहां पर तो आपका ये वाला मुख्य लिखा गया है, ये वाला मुख्य लिखा गया है, तो ये वाला जो मुख होता है ना, इसका विलोम आपका जो होता है, इसका विलोम आपका गौण होता है। क्या होता है, गौण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसका हो जाएगा गौण। क्लियर है, क्लियर है ना, बताइएगा 15 में कितने नंबर आएंगे वो सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, और बेहतर क्लास और भी आएंगे, सारे टॉपिक वाइज आएंगे, सभी क्लियर आपको कर दिया जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला है कमल का पर्यायवाची पूछिए। देखिए आपका मुहावरे से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका पर्यायवाची से प्रश्न पूछेंगे, विलोम से प्रश्न पूछेंगे, हर साल पूछे जाते हैं, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर कमल का पूछा गया है, यहाँ पर क्या है, रजनीगंधा, गुलाब, अंबुज, और यहाँ पर मल्लिका। तो जो आपका कमल का जो पर्यायवाची होता है वो आपका अंबुज यहाँ पर हो जाएगा, अंबुज, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। बाकी ये रजनीगंधा फूल है, गुलाब भी फूल है, मल्लिका जो होता है रानी को कहा जाता है, मल्लिका जो होता है रानी को कहा जाता है, समझ गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर बोल रहा है किस वाक्य में अपदान, अपदान कारक है। देखिए कारक से भी आपके प्रश्न पूछते हैं, कारक आप जानते हैं कारक के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो ये आपका कारक है, ये कारक के जो है कितने भेद होते हैं, तो क्या बोलेगा, आपका 8 भेद होते हैं। और इसी में बोला है कि अपदान का बोला है, क्या बोला है, अपदान। तो अपदान के जो आपका कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका से। जहां भी से लग गया समझिए कि अपदान से कहने का मतलब है जहां पर अलग होने की बात करें, जहां पर क्या करें, जहां पर अलग होने की बात करें, अलग होने, यहां पर समझिएगा होने की बात करें,
उसी को बोलते हैं, समझ गए। जहां अलगाव की बात हो उसी को अपदान बोलते हैं। अगर अपदान पूछेगा तो वहां पर देख लीजिएगा कहां पर कुछ अलग हो रहा है, कहां पर से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो से ढूंढ लीजिए। यहां पर ने है, यहां पर के है, यहां पर से है, यहां पर से है, यहां पर से है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब ये तीन ऑप्शन में से मिला तो इसी में से होगा। देखिए, मोहन से अब सहा नहीं जाता, तो यहां पर अलग होने की कुछ बात कहा गया है नहीं। यहां देखिएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हिमालय है, और यहां से गंगा निकलती है, तो ये क्या कर रही है, हिमालय से जो है गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है, यहां पर अलग हो रही है। तो इसका उत्तर यही हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा कि हिमालय से गंगा निकलती है। अपदान का जो आपका कारक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर से भी आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, और यहां पर अलग होने की बात कर रहा है। चाकू से फल काटा, तो यहां पर अलग क्या किया, चाकू से फल काटा है, अलग नहीं किया है, समझ गए। यहां पर अलगाव की बात नहीं हो रही है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर है, और 13 नंबर क्या बोल रहा है, देखिएगा रेलगाड़ी शब्द है, बताइएगा। यहाँ पर तत्सम, देशज, विदेशज और संकट, बताइएगा क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका रेलगाड़ी है क्या है, रेल प्लस गाड़ी होता है। तो रेल का मतलब, रेल जो शब्द होता है ना, ये शब्द, ये जो आपका शब्द है, और ये शब्द आपका जो है, ये रेल जो है आपका अंग्रेजी शब्द है, रेल जो है आपका इंग्लिश वर्ड है, यानी कि ये आपका जो है विदेशज है, और गाड़ी जो है आपका देशज है। और जब देशज और विदेशज किसी शब्द में जुड़ा होता है ना, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, तो ये दोनों मिलकर संकर बनाता है, संकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसको गूगल पर भी देख लीजिएगा, इसका उत्तर आपको यही नजर आएगा, संकर, समझ गए। बहुत सारे बच्चे जो है इसको विदेशज मार देते हैं, लेकिन नहीं, ये विदेशज आपका गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संकर। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका संकर। क्लियर है, देशज और विदेशज मिलकर बनते हैं। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि त्रिफला में कौन सा समास, देखिएगा त्रिफला, यानी कि यहाँ पर त्रिफला बोला गया है। और यहाँ पर देखिएगा कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु और द्वंद्व और द्विगु, समझ गए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, त्रिफला, तीन फल, यानी कि बोल सकते हैं। त्रि का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है तीन। और आप सभी लोग जानते हैं, जहां भी आपकी संख्या की बात आ जाए, जहां भी आपकी संख्या की बात आ जाए, जहां भी आपको संख्या का बात आता है, तो वो आपका जो समास हो जाता है वो आपका द्विगु हो जाता है। द्विगु कहने का मतलब होता है जहां पर संख्या का बोध होना शुरू हो जाए। त्रिफला में कौन सा समास है, तो ये आपका द्विगु समास है, तीन फल वाला या तीन भुजा वाला, जो भी हो इसका अर्थ देख लीजिएगा, समझ गए। अगला और अंतिम प्रश्न है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अब यहां पर देखिएगा क, और यहां पर इक, और यहां पर आक, और यहां पर अक। अब यहां पर देखिएगा, ये प्रश्न में 90% बच्चे गलती कर देंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, लेखक है, और लेखक का अगर संधि विच्छेद अगर आप सही तरीके से नहीं कर पाए तो फिर आपका ये आंसर जो है गलत हो जाएगा। लेखक का जो सही संधि विच्छेद होता है वो आपका लिख प्लस क्या होता है, देखिएगा ये होता है आपका 1 मिनट, आपसे क्षमा चाहता हूं, शायद ये बंद हो गया है। 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा ताकि मैं इसको ओपन कर सकूं। आपका लास्ट प्रश्न था, देख लेते हैं। देखिए यही प्रश्न था ना, ये आपका 15 नंबर प्रश्न था कि ये लेखक शब्द में कौन सा अंत में प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय का मतलब समझ लीजिएगा, जो शब्द के अंत में लगता है, जो शब्द के क्या लगता है, शब्द के अंत में लगता है, अंत में क्या करता है, लगता है, उसी को बोलते हैं उपमा प्रत्यय। और उपसर्ग की बात करेगा जो शब्द के पहले लगता है। तो यहां पर बोला गया है लेखक, और अगर आप लेखक का सही तरीके से संधि विच्छेद नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। लिख इसका सही संधि विच्छेद जो होता है आपका लिख, समझिएगा, लिख प्लस अक होता है, तो इसमें अक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क जोड़ देंगे क्योंकि लेखक देखेंगे, यहाँ देखिएगा लेख क, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये क जो है अंतिम में लगा है, तो ये आपका जो है प्रत्यय हो जाएगा। तो ये बच्चे गलत कर देंगे, यहाँ पर आपका ये क नहीं होगा बल्कि यहाँ पर अक होगा, समझ गए। यहाँ पर क्या होगा, आपका अक होगा। तो यह जो था आपका 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए था, और ये 2023 का प्रश्न था जो कि पूछा हुआ था। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और आज का क्लास आपका यहीं पर एंड हो रहा है, बाकी सेट वाइज आपको कराए जाएंगे। और आपसे निवेदन है, आप लोग कमेंट कीजिए कि टोटल आपके जो है 15 में से कितने मार्क्स आपके सही हो रहे हैं, 15 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। और आज का क्लास जो है यहीं पर एंड होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।